सभी लोगों को नमस्कार। मैं अचल आपका स्वागत करता हूं एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एसएससी सीआईएसएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2011 में जो हुई थी उसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को आज हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। आज हम प्रश्नों को आपके लिए लेकर आ रहे हैं 25 प्रश्न मैथ के और 25 प्रश्न हिंदी के हैं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था 25 प्रश्न रीजनिंग के और 25 प्रश्न जीके के। तो जब अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया और अपने मित्रों के साथ शेयर नहीं किया है, तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो हमारी स्क्रीन पर पहला प्रश्न क्या है, देखिए। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है और 4% हानि सहता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, ये प्रश्न है। देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है और 4% हानि सहता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना था। माना जो क्रय मूल्य था, यानी जो कॉस्ट प्राइस था, वो कितना था। जो कॉस्ट प्राइस था माना 100 रुपये था, ठीक है, क्रय मूल्य 100 रुपये था। अब उस पर 4% की हानि होती है, लॉस कितना होता है, लॉस होता है 4% का। कितना होता है, 4% का। जब 4% का लॉस होता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, उसका विक्रय मूल्य होगा 96 रुपये। ठीक है, कितना होगा, 96 रुपये। क्लियर। 100 रुपये क्रय मूल्य, 4% हानि, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 96 रुपये। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया है 960 रुपये विक्रय मूल्य है, तो 96 किसके बराबर होंगे, 96 किसके बराबर होगा, 96 किसके बराबर होगा, 96 होगा 960 के। ठीक है, तो क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने कितना माना है, 100। तो 100 किसके बराबर होगा, 100 किसके बराबर होगा, 100 जो होगा वो किसके बराबर होगा। तो यानी 960 गुणा 100, 960 गुणा 100 और बटे कितने, 96 यानी 96। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, तो 96 से 96 कट जाएंगे, तो यहाँ पर 10 बचेंगे और 10 का गुणा होगा 100 में, तो 100 ढाई 1000। कितना आएगा इसका उत्तर, 1000। यानी 100 रुपये क्रय मूल्य, 4% का लॉस, 96 रुपये में बिकी, 96 रुपये का मतलब 960। ठीक है, और निकालना क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100 माना, 100 की 96 की वैल्यू 960 और तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की। तो 100 की वैल्यू कितनी निकली, 1000। अब एक तरीका और है इसमें, ठीक है, कौन सा तरीका है वो भी देखते हैं। देखिए 4% है, क्या है, 4%। हम 4% को कैसे ले सकते हैं, 4% को हम ले सकते हैं 4/100। 4/100, 4/100 का मतलब क्या हुआ, 4/100 का मतलब क्या हुआ, 1/25। ठीक है, 1/25। अब देखिए 1/25, अब हमने 25 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 1 रुपये की उसमें हानि हुई, तो हमने कितने रुपए में बेची, 24 में। कितने में बेची, 24 में। तो 24 में बेची, कितने में बेची, 24 में। ठीक है, और 24 किसके बराबर है, जो 24 है वो किसके बराबर है, 24 बराबर है 960 के। ठीक है, तो क्या निकालना है, 25 की वैल्यू। तो 25 किसके बराबर होगा, 960, क्या होगा, 960 बटे 24 और गुणा 25। तो कितनी बार जाएगा, 24 चौको 96, 0 और 25 चौको 100 और 0 1000। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1000। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सही आंसर क्या होगा, 1000। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे 1206 का 1/3। क्या निकालेंगे, 1206 का 1/3। ठीक है, चलिए क्या निकालेंगे हम, 1206 का 1/3। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1206 का 1/3 यानी 1/3। तो 1206 का 1/3 क्या होगा, 1206 यानी यहाँ पर 3 है, 3 चौकू 12, 0 3 दूनी 6, कितना होगा, 402। कितना होगा, 402। ठीक है, अब 402 इसका आया, कितना आया, 402। अब जो 402 है, 402 का कितना निकलेगा, 134%। 134 का कितना है, 402। अब जिसका का होगा वही क्या होगा, नीचे होगा।
क्या होगा, नीचे होगा। तो 134 कहाँ होगा, इसके नीचे। और परसेंट में तो क्या होगा, 100 का गुणा होगा। कितना गुणा होगा, 100 का। अब देखिए कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार, क्योंकि 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 3 का 9 और 10 का 0 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो 3 बार जाएगा। अब 3 का गुणा 100 में होगा तो उत्तर कितना आएगा, 300। फिर से देखिए 1206 का 1/3, तो 1206 गुणा 1/3, 3 चौक 12, 0 3 दूनी 6 यानी 402, 402 134 का कितने परसेंट, तो 402/134 गुणा 100, 3 बार गया, 3 का गुणा हुआ 100 में, तो कितना उत्तर आया, 300। तो इसका सही आंसर क्या है, 300। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये प्रश्न, एक मिनट। प्रश्न है, यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होगी। तो ये देखो इसको कैसे करेंगे। किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 100 हो। माना जो पुरुष हैं, जो क्या हैं, जो पुरुष हैं उनको मान लीजिए पुरुष हैं 100। कितने पुरुष हैं, पुरुष हैं जो मैन हैं वो हैं 100, ठीक, 100 पुरुष हैं। अब जो फीमेल है वो 90% है पुरुषों की, तो जो फीमेल हुई वो कितनी हुई, फीमेल जो हुई वो कितनी हुई, 90। कितनी हुई, 90। तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की कितने प्रतिशत है, तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने परसेंट है, यानी 100/90। पुरुषों की संख्या 100, स्त्रियों की संख्या 90, और परसेंट तो मतलब 100 का और गुणा। 100 का गुणा 100 में कितना आएगा, 1000। कितना आएगा, 1000, ठीक है। 100 का गुणा अगर 100 में करेंगे तो कितना आएगा, 1000। 1000/90, 10,000, ठीक है। 2 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, 10,000। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो इसका अगर भाग देंगे तो 111 दशमलव में आएगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 111। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 111 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। कौन सा होगा, 111 इसका सही आंसर, ठीक है। यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90%, माना पुरुषों की संख्या 100 है, तब स्त्रियों की संख्या 90 होगी। तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के, तो मतलब स्त्रियों की संख्या नीचे आएगी 90, ऊपर 100, परसेंट में 100 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है। तदनुसार वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमें करना है, इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है। माना जो प्रिंसिपल यानी जो मूलधन है वो कितना है, मूलधन x है। मूलधन कितना है, मूलधन x, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, x, ठीक है, क्लियर है। मूलधन x है, ब्याज सहित 770 रुपये। तो जो इंटरेस्ट यानी जो ब्याज होगा, जो प्रिंसिपल हमने कितना माना x, लेकिन जो ब्याज होगा यानी इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 770 माइनस के x। कितना होगा, 770 माइनस के x। यानी जब हमने x क्या है, मूलधन है, ब्याज सहित यानी मिश्रधन 770, तो हमें जो मतलब अगर हम मिश्रधन में से अगर मूलधन को हटा देंगे तो क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो वही है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, यानी मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज यानी इंटरेस्ट गुणा 100, ठीक है, बटे गुणा 100 बटे क्या होता है, यानी ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा दर, यानी टाइम इनटू रेट, ठीक, टाइम इनटू रेट, ये होता है। यानी प्रिंसिपल मूलधन बराबर क्या होता है कि ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा दर। तो बस हम इसको उसी में पुट कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए मूलधन x है तो x बराबर, ठीक है, मूलधन कितना है, x है, तो x बराबर इंटरेस्ट कितना है, 770 माइनस x, 770 माइनस x, ये क्या है, इंटरेस्ट है, गुणा 100, ठीक है, गुणा 100 बटे कितना होगा, बटे क्या होगा, समय कितना है, 4 वर्ष, और गुणा क्या होगा, दर कितनी है, 10,
इधर कितनी, इधर 10। अब देखिए ये 10 है और यहाँ पर 100 है, तो कैसे करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब 2 इधर तो कैंची का मल्टीप्लाई होगा तो 2x यानी 2x हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2x बराबर, ठीक। अब 5 का गुणा करेंगे हम, 5 का गुणा करेंगे 770 में, तो 5 का गुणा 0 में किया 0, 5 का गुणा 7 में किया 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, यानी कुल मिलाकर 3850। अब माइनस है तो माइनस और 5x है तो 5, मतलब 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x। अब देखिए इधर माइनस के 5x जब इधर लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे 7x, क्या हो जाएंगे 7x, ठीक है, क्या हो जाएंगे 7x हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 7x। 7x बराबर कितना हो जाएगा 3850, कितना हो जाएगा 3850। तो हमें क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3850 बटे 7, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 पंजे 35, 3 बचे 35 हो गए, 7 पंजे 35 और 0, तो कितना हो जाएगा 550। तो इसका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसको हम बिल्कुल सूत्र में फिट करना है और कुछ नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 6400 रुपये का, यानी 6400 रुपये 2 वर्षों का 7 से 1/2% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए हो जाएगा। अब देखिए इसके 2 तरीके, एक तो हम सूत्र के वो भी हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टफ हो जाता, ठीक है। वहाँ पर 4 वर्ष दी हुई थी, इसलिए यहाँ पर 2 वर्ष हैं, ठीक है। एक तो सूत्र होता है a बराबर p 1 + r/100 और समय की घात, वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। लेकिन देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए 7 सही 1/2 क्या है, 7 सही 1/2, ठीक है, 7 सही 1/2, 7 सही 1/2 यानी 2 से 14 15/2 और परसेंट है तो 15/200, ऐसे ले सकते हैं। अब इन्हें कितनी बार काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 चौक 20 40, ठीक है, कितने हो गए 40। तो देखिए 40 से हो गई कितने बड़े 3, तो 43 हो गई। ऐसे यहाँ पे फिर 40 से कितने हो गई 43 हो गई। अब देखिए अब इन दोनों का 40 का 40 में गुणा करेंगे तो 1600, 43 का 43 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा। देखिए इसको एक बार पुनः समझिए कैसे करेंगे। देखिए 7 सही 1/2, 7 सही 1/2, 7 सही 1/2, तो 7 सही 1/2 को हम क्या ले सकते हैं, 2 से 14 15/200, क्या ले सकते हैं 15/200, यानी परसेंट है 15/200। अगर हम इसको काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20, तो मतलब 3/40, तो कितना हो जाएगा 3/40, ठीक है, 3/40 हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए 40 से हो जाता है 3 बढ़ता है तो कितना हो जाता है 43, तो 40 से कितना हो जाता है, 40 से कितना हो जाता है 43, 40 से कितना हो जाता है 43, ठीक है। फिर देखिए 2 वर्ष हैं, कितने वर्ष है 2 वर्ष, तो फिर 40 से कितना हो जाएगा, तो फिर 40 से कितना हो जाएगा, तो फिर 40 से 43 हो जाएगा। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई। अगर हम 40 का मल्टीप्लाई 40 से 4 चौक 16 और 2 जीरो मतलब 1600, ठीक है। अगर हम 43 का मल्टीप्लाई अगर 43 में करेंगे तो आएगा 1849, कितना आएगा 1849, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1600 और यहाँ 1849, 1600 से 1849 हो जाता है, यानी मूलधन 1600 और मिश्र धन 1849, तो कितने रुपए का ब्याज मिलता है, तो 249 रुपये का ब्याज मिलता है। कितने का ब्याज मिलता है, तो 249 रुपये का ब्याज मिलता है, ठीक, कितने का ब्याज मिलता है 249 का। अब हमें निकालना है यहाँ पर ब्याज ही, तो जो 1600 है वो किसके बराबर है 6400 की, 1600 किसके बराबर है, 1600 जो है वो किसके बराबर है 6400 की, 1600 किसके बराबर है 6400 के। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 249 की, तो 249 किसके बराबर होंगे, तो 249 किसके बराबर होंगे 6400 एक मिनट 6400 गुणा 249 बटे 1600, ठीक है, यही होगा।
यानी 1664 गुणा 249/1600। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और 16 चौकू 64। देखिए कैसे करेंगे, देखिए इन 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, ठीक है। अब देखिए 16 एकम 16 और 16 चौकू 64। अब 4 का गुणा अगर हम 249 में करेंगे तो 4 नेम 36 के 6, 4 नेम 36 के 6 और हासिल कितने लगे 3, यानी 4 नेम 36 6 हासिल 3, 4 चौकू 16 और 3 19, 19 के कितने आएंगे 9 और हासिल कितने लगेगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितने आएंगे 9। तो इसका उत्तर कितना होगा 996, इसका सही उत्तर होगा। कितना उत्तर सही होगा इसका 996, ठीक है। देखिए फिर से देखिए, 7 दूनी 14 1 15/2 और परसेंट है तो 15/200, इनको काटा 5 दिए 15 और 5 चौक 20 यानी 3/40, 40 से 43। अब 2 वर्षों के लिए तो 2 बार होगी, पहले वर्ष में 40 से 43, दूसरे वर्ष में 40 से 43। तो पहले में कितनी होगी 1600, यानी 40 40 1600 और 43 गुणा 43 में 1849। तो 1600 से 1849 हुई, कितने का ब्याज मिला 249 रुपये का। तो 1600 किसके बराबर है 6400 के, ये मूलधन ही तो है, यहाँ पर मूलधन 6400 है, तो 1600 6400 के बराबर है। तो 249 किसके बराबर होगा, तो 6400 गुणा 249/1600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 चौक 64 और 4 नेम 36 के 6 हासिल 3, 4 चौक 16 3 19 के 9 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर कितना होगा 996, इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखिए ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए इसको कैसे करें, जूम करते पहले इसको। ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को हमें करना है सॉल्व, ठीक है। ये ग्राफ दिया है और इससे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक कामगार को किया गया दैनिक भुगतान रुपए में है और ये आपके प्रश्न है, उन कामगारों की संख्या कितनी है जिनका दैनिक भुगतान 20 रुपये है। अब देखिए 20 रुपये किसका है, तो वो हम देखेंगे 20 रुपये किसका है। 20 रुपये वाले ये हैं, 20 रुपये वाले यही हैं और 20 रुपये वाले कितने मिले हैं 20, यही तो। देखिए यहाँ से और यहाँ तक यही है, तो 20 रुपये वाले कितने हैं तो 20। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 20 इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, 9 कामगार वाले समूह को दिया गया दैनिक भुगतान कुल रुपए में कितना था, ठीक है, कितना था, क्लियर। अब देखो 9 कामगार वाले, अब देखिए 9 कामगार, ये 9 है, यहाँ पर जाइए ये 35, एक को मिले 35 तो 9 को कितने मिलेंगे, एक को मिले 35 तो 9 को कितने मिलेंगे, 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, 9 30 27 और 4 31, यानी 315 होना चाहिए। है कोई ऑप्शन, बिल्कुल सही 315, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर से देखिए, उन कामगारों की संख्या कितनी है जिनका दैनिक भुगतान 20 है, तो हम 20 वाले में गए तो कितने यहाँ पर हैं, तो ये 20, यानी ये 20 रुपये दिए गए तो 20 की सीट पर गए तो कितने निकले 20। फिर 9 कामगार वाले समूह को दिया गया दैनिक भुगतान कितने हैं, तो 9 ये हैं और इन्हें कितना दिया जाता है 35, एक को 35 तो 9 को कितना दिया जाएगा 315 रुपये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखिए कैसे करेंगे, इसको हम करते हैं जूम आउट, ठीक है। देखिए ये देखिए, इसे बोलते हैं लंगड़ी भिन्न। ये देखिए इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, 5 एकम 5, 5 और 1 6, तो कितना हो गया 1 + 1/6/5, ठीक है। इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लेते, 5 ऊपर चले जाएंगे 6 यहाँ आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1 + 5/6, 6 एकम 6, 6 और 5 11, तो 11/6 इसका क्या होगा सही आंसर होगा। 11/6 इसका क्या होगा सही आंसर होगा, यानी 5 एकम 5 और 1 6, 6/5, तो 5 ऊपर चले गए, 6 एकम 6 और 5 11/6, ठीक। चलिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 520 है और उनका महत्तम समावर्त 4 है, यदि उनमें से एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 520 है और उनका महत्तम समावर्त 4 है, यदि उनमें से एक संख्या 52 है, दूसरी। देखो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है LCM यानी लासा, क्या होता है इसका फार्मूला LCM यानी लासा गुणा HCF यानी मासा बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है, यानी पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर यानी दूसरी संख्या,
ठीक है, ये होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या बटे गुणा सेकंड संख्या। अब देखिए एलसीएम कितना दिया है 520, तो हम लिखेंगे 520, ठीक है, गुणा एचसीएफ कितना है 4 बराबर, ठीक है, फर्स्ट यानी पहली संख्या कितनी है, उनमें से एक संख्या 52 है, तो एक संख्या कितनी है 52, तो हमें क्या निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है, यानी यहाँ पर हम बना दें दूसरी संख्या को डी से। अब देखिए कैसे करेंगे वो देखिए, 52 एकम 52 यानी 1, तो यहाँ पर 10 और 10 का गुणा 4 में करें तो कितना आएगा 40, इसका सही उत्तर क्या होगा 40, ठीक है, यानी 520 कितना होगा, ये देखिए 52 10 और 10 चौको 40, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 40। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखिए इसे हमें k का मान ज्ञात करना है, k का मान इसमें हमें ज्ञात करना है, इसको कैसे करेंगे वो देखिए 0.42 गुणा 100 की घात k बराबर 42, तो सबसे पहले 0.42 क्या 0.42, तो 0.42 को सबसे पहले हम बदलेंगे साधारण वैल्यू में, ठीक है, 0.42 को हम किस में बदलेंगे, 0.42 को हम किस में बदलेंगे, 0.42 को हम बदलेंगे साधारण वैल्यू में, तो क्या हो जाएगा 42/100, क्योंकि 1 और 2 तो कितना हो जाएगा 42/100, 42/100 गुणा 100 की घात के, 100 की घात के बराबर कितना है, 100 की घात के बराबर कितना है 42, तो हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी, ठीक है, देखिए ऐसे करते हैं इसको, देखिए 42/100 गुणा 100 की घात के बराबर 42, ठीक है, देखिए देखो 100 से 100 कट गए, तो 42 के बराबर कितना हो गया, 42 के बराबर 42, तो 42 से 42 कट गए एक बार, तो के बराबर कितना आया 1, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 1, ठीक है, फिर से देख लीजिए, दशमलव हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 42 से 42 एक बार कट जाएगा, तो उत्तर के बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जल्दी से। अब देखिए ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, 169, 144, 121, 182, 64, 49 के अनुक्रम में अनुपयुक्त यानी जो गलत संख्या है उसको देखिए, 169 13 का वर्ग, 144 12 का, 121 11 का, 100 10 का, लेकिन 82 किसी का नहीं, यहाँ पर 9 का होना चाहिए, यहाँ 8 का है, यहाँ पर 7 का, तो 82, इसका सही आंसर क्या है 82। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखिए ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, देखिए √64 कितना होता है 8, √36 का क्या होता है 6, तो 8 में से 6 घटाए कितने बचे 2, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे वो देखिए, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 और प्लस ... +100, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी उसको चलिए हम देखते हैं, ठीक है, चलिए। इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है n इंटू, सॉरी क्या सूत्र होता है इसका, इसका सूत्र होता है n इंटू n + 1 और अपॉन 2, ये सूत्र होता है, बस उसी के हिसाब से इसमें हमको फिट करना है। n कितना है, n कितना है 100, तो क्या करेंगे 100 कोष्टक में 100 n + 1 यानी 100 और 1 101, कोष्टक अभी हटा देते हैं, 101 करते हैं, बटे में कितना आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 2, बटे में कितना आ जाएगा 2। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, 2 का भाग देंगे कितने में देंगे 100 में, तो 50 बार। अब 5 का भाग, 50 का गुणा जब 101 में करें तो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 और 1 0 यहाँ पर, तो 5050 इसका क्या होगा सही आंसर होगा। इसका सूत्र याद रखना n इंटू n + 1/2, n मतलब 100 गुणा 100 और 1 101 बटे 2, 2 का भाग 50, 100 में दिया 50 बार, 50 का गुणा 101 में किया कितना आया 5050। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखिए 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति
18 दिनों में तैयार कर सकती है, तो वही 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। देखिए हम इस सवाल को करते हैं MDH गरम मसाले, MDH सच वही MDH मसाले से हम इसको क्वेश्चन से करते हैं। देखो कैसे करेंगे उसको अभी हम देखते हैं। देखिए MDH बराबर MDH। अब देखिए हम कैसे करते हैं इसको। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार करती, तो 8 घंटे 18 दिन, तो 8 गुणा 18 बराबर 12 दिनों में तो अनु को कितने घंटे काम करना है, तो 12 गुणा डी या गुणा अगर घंटे है तो ऐसे मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको कैसे करते हैं। देखिए 3 चौकू 12 और 3 छक 18, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 2 छंग 12, ठीक है। यही इसका तरीका होता है। यानी MDH मतलब 8 गुणा 18 बराबर 12 गुणा H। तो देखिए कैसे करते हैं। 2 छंग 12, 2 नेम 18, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 3 त्रिका 9 और 4 तिया 12। क्लियर। वैसे ये बहुत किताबी तरीके से करेंगे तो बहुत ही कठिन पड़ जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट लंबे एक प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितनी है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। 500 फीट लंबी रेलगाड़ी है, कितनी 500 फीट। 500 फीट लंबी क्या है, 500 फीट लंबी रेलगाड़ी है, प्लस 700 फीट लंबा क्या है प्लेटफार्म। कुल मिलाकर टोटल दूरी कितनी होगी 1200 फीट। अब 10 सेकंड में पार कर जाती है, कितने सेकंड में 10 सेकंड में, तो बटे 10 तो बस इसको सॉल्व करना, कुछ नहीं हो गया, 0 से 0 गया तो कितना आया इसका उत्तर 120 फीट पर सेकंड। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 500 में 700 क्यों जोड़ेंगे, देखो एक तो रेलगाड़ी अपनी दूरी तय करेगी, रेलगाड़ी जो है अपनी दूरी तय करेगी प्लस प्लेटफार्म की दूरी, तो 700 500 1200 बटे 10 यानी 120। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 66 64 ठीक है 65। देखिए एक गांव ए में अनाज का भंडार 21 दिनों तक चलता है, वही भंडार गांव बी में 28 दिनों तक चलता है, तदनुसार ये दोनों गांव को वही अनाज दे दिया जाए तो उसका भंडार कितने दिनों तक चलेगा। इसको हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अब देखिए एक गांव ए में अनाज का भंडार 21 दिनों तक चलता है, वही भंडार गांव बी में 28 दिनों तक चल सकता है, तदनुसार ये दोनों गांव को वही अनाज दे दिया जाए तो उसका भंडार कितने दिनों तक चलेगा। देखिए हम इसको कैसे करते हैं। देखिए गांव ए और गांव है बी, ठीक है। गांव ए में अनाज का भंडार 21 दिनों के लिए, गांव बी में कितने दिनों के लिए 28 दिनों के लिए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का हम निकालेंगे लासापा, इन दोनों का क्या निकालेंगे तो लासापा। अपनी कापी में निकालिए 21 और 28 का लासापा, 21 और 28 का लासापा। तो इसका लासापा कितना आएगा 84, कितना आएगा 84, ठीक है। 84 इनका लासा आएगा, ठीक है। कितना लासा आएगा इनका 84। देखिए फिर से देखिए, ठीक है। ये गांव ए है, जो गांव ए है वो कितने दिन लेता है 21 दिन, कितने दिन 21 दिन। और वहीं पर गांव एक है बी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर गांव है बी, ये कितने दिन लेता है 28 दिन। और दोनों का हम लासा लेंगे, क्या लेंगे हम दोनों का हम लेंगे लासा। दोनों का लासा कितना आएगा, दोनों का लासा कितना आएगा, दोनों का लासा आएगा 84 यानी 84 आएगा, ठीक है। अब देखिए हम 21 का भाग देंगे, इसकी 21 का भाग देंगे 84 में तो कितनी बार जाएगा 4 बार। 28 का भाग अगर 84 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, कितनी बार जाएगा 3 बार, ठीक है। 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 यानी ए 21 दिन
बी 28 दिन, दोनों का लासा 84, दोनों मिल जाएंगे 7 दिन में, 7 खाएंगे, दोनों कितना काम करेंगे, मतलब दोनों कितना खा जाएंगे 7। तो यहाँ पर कितना टोटल है भंडार 84। जब एक दिन में 7 खाएंगे तो 84 कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 12 7 84, 12 दिनों। ठीक है, यानी गांव ए 21 खाता है, बी 28 खाता है। ठीक है, दोनों खाएंगे तो 84, अलग अलग खाएंगे तो 84। जब 21 जो 84 दिन में खाता है, एक दिन में 4 खाता है, 28 जो 84 खाता है तो एक दिन में 3 खाता है, दोनों मिल जाएंगे तो 7 खाएंगे और टोटल माल 84 है। तो 7 का भाग देंगे 84 में तो 12 7 84। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 12 दिन। क्या होगा इसका सही आंसर, 12 दिन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं समान हो, जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, जिसकी 2 भुजाएं समान हो। अब एक 15 है, एक कितनी है, एक है 15, एक कितनी है, एक है 15। ठीक है, एक क्या है, एक है 15। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। समद्विबाहु है, क्या है समद्विबाहु, तो दूसरी भी 15 हो सकती है, दूसरी 15 हो सकती है, लेकिन तीसरी 15 नहीं होगी, क्योंकि समद्विबाहु तो मतलब 2 त्रिभुज क्या होंगे, मतलब 2 इसकी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अगली भुजा क्या दी हुई है, 22, अगली भुजा क्या दी हुई है 22, तो इसमें जोड़ेंगे तो टोटल इसका कितना आएगा, 5 5 10 2 12 की 2 हासिल 1। ठीक है, 1 और 1 2 है, 3 2 5 मतलब 52, एक तो 52 आएगा, एक कितना आएगा 52। अब देखिए, अब एक भुजा अगर 15 है तो दूसरी भुजा क्या हो सकती है, एक भुजा 15 है ही, जबकि एक भुजा 22 है तो दूसरी भुजा भी 22 हो सकती है। एक तो ये निकला, एक तो ये परिमाप हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, इन दोनों का योग भी हो सकता है। तो यानी ये कितना हो गई, 5 2 7 2 9 और 2 और 1 3 और 2 5, कितने हो गए 59। यानी देखिए 15 समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं समान, एक 2 की मतलब 2 भुजाएं 15 हो सकती हैं, तो एक भुजा 22 तो 52 हो गए। अब एक भुजा 15 तो 2 भुजाएं 22 हो सकती हैं, 2 भुजा क्या हो सकती है 22 हो सकती है, तो इनका जोड़ 59। तो कितना होगा 52 और 59, कितना होगा इसका 52 और 59। ठीक है, 52 या 59, या तो 52 पर माप हो सकता है या 59। ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए, एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 63 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका परिमाप क्या होगा। पाई की वैल्यू मालूम तो 22/7 होती है। ठीक, कितनी होती है 22/7 होती है। ठीक है, देखिए इसका सूत्र क्या होता है, इसका जो पूरा सूत्र होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r। क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। लेकिन जब हमें यहाँ पर क्या होता है, इसका पूरा सूत्र क्या होता है, एक मिनट, पूरा सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। लेकिन हम इसमें से यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो हम यहाँ से r कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचता है पाई प्लस 2 r मतलब रेडियस। ठीक है, व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है, यानी ये वृत्त है, ये पूरा क्या होता है व्यास होता है, और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो व्यास जब 63 और त्रिज्या कितनी होगी 21 होगी, त्रिज्या कितनी होगी 21 होगी। अब गुणा 22/7, और अर्धवृत्ताकार है तो गुणा 2, तो इसको हल करेंगे, 7 तिया 21, 3 दूनी 6 और 22 छिक्का कितने होते हैं 6 दूनी 12, 2 हासिल 6 दूनी 12 13। ठीक है, इसमें क्या होगा, अच्छा प्लस, ठीक है यहाँ पर होगा प्लस। ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि 2 है। ठीक है, प्लस होगा 66/2, तो ये तो हो जाएगा 63 है, 63। ठीक है, 63/2 तो 21 नहीं होगा, 63/2 और हो जाएगा 22/7 और प्लस 2। ठीक है, इसको हल करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 और 22 कितने हो गए 36, कितने हो गए 36/7 और गुणा इधर कितने हैं 63/2, इधर कितने हैं 63/2, 7 नेम 63
और 2 का भाग 36 में कितना आ जाएगा 18 बार, और 18 निम्मा कितने हो जाएंगे 162, ये सही, ठीक है, कितने हो जाएंगे 162, यानी व्यास की आधी त्रिज्या बटे 2 गुणा पाई का मान 22/7 और प्लस आर, वही सूत्र लगाएंगे, आर कोष्टक में पाई प्लस 2, तो 7 दूनी 14 और 21 कितने हो जाएंगे 14 और 22 कितने हो जाएंगे 36, 36/7 गुणा 63/2, काटे पीटेंगे तो कितने आ जाएगा 162। चलिए 12 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे में रखने योग्य सबसे लंबे खंभे की कितनी लंबाई कितनी हो सकती है। तो याद रखिएगा खंभा के जैसे ये है, एक मिनट, ये है, यहाँ पर सबसे लंबा खंभा कहाँ आ सकता है, तो ये सबसे लंबा इसका होता है विकर्ण, क्या होता है इसका विकर्ण, एक मिनट, ठीक है, क्या होता है इसका विकर्ण, यानी ये होता है, ये यहाँ पर ये होता है सबसे लंबा, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है सबसे लंबा, यानी ये विकर्ण हो सकता है सबसे लंबा। तो इसका सूत्र होता है अंडर रूट, इसका सूत्र होता है अंडर रूट 12 का स्क्वायर होगा प्लस 8 है तो 8 का स्क्वायर होगा प्लस 9 है तो 9 का स्क्वायर होगा। अब देखो 9 का स्क्वायर 81 यानी 81, यहाँ लिख लेते हैं, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, इन सभी को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो 4 4 8 1 9, कितना हो जाएगा 9, ठीक है 9, और 8 6 14 और 4 18, 18 कितने आ जाएंगे 8, हाथ से ले एक और एक 2, कितने हो जाएंगे 2, यानी 289। लेकिन यहाँ पर वर्ग क्या है, यहाँ पर स्क्वायर वो है, वर्गमूल का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम करें रूट है यहाँ पर, तो 289 का अगर हम रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17, ठीक है, 289 का रूट कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है, 289 का रूट कितना आ जाएगा 217। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी इन तीनों का क्या करेंगे विकर्ण, यानी कुल मिलाकर इसका हम विकर्ण निकालेंगे जो कमरा होगा, ठीक है। अब देखिए किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है और उसके बाद वह वस्तु 342 रुपये में बेच दी जाती है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य मतलब होता है जो उस वस्तु पर लिखा जाता है, ठीक है, अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है जो उस वस्तु पर लिखा जाता है। अब देखिए 24%, फिर वही तरीका है, अगर हम देखिए अगर हम अंकित मूल्य को 100 रुपये मान लें, ठीक है, तो 24 रुपये की छूट बचेगा उतना, ठीक है, कितना बचेगा 100 में से अगर 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे 76, ठीक है, तो 76 बचेंगे, 76 किसके बराबर हो जाएगा 342 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो हम 100 की वैल्यू निकालेंगे, वही सिस्टम है। लेकिन हम 24% अगर करें 24% अगर करें तो 24% को कैसे लिख सकते हैं 24/100, कैसे लिख सकते हैं 24/100, 24/100, तो 24/100 मतलब कितनी बार जाएगा 4 × 24 और 25 × 4 100, यानी 6/25, कितना हो जाएगा 6/25, कितना हो जाएगा 6/25, कितना हो जाएगा 6/25। अब देखिए 6/25, उसके बाद वो है 342 में बेच दी जाती है, 342 में क्या होती है बेच दी जाती है, 342 रुपये में बेच दी जाती है 6/25। अब देखिए 25 रुपये है, कितना है 25 से 6 रुपये की छूट, 25 रुपये किराया मूल्य है, 25 रुपये क्या है किराया मूल्य, 6 रुपये की छूट है, तो कितने में बेची जाती है, तो कितने में बेची जाती है 19 में, लेकिन इसके हिसाब से कितने में बेची जाती है 342 में, तो 19 किसके बराबर है 342 के, 19 किसके बराबर 342 के, तो क्या पूछा है किराया मूल्य, तो किराया मूल्य कितना है 25, तो 25 किसके बराबर होगा 342/19 गुणा 25, कितना होगा 342, कितना हो जाएगा 342 गुणा 25/19, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे 19 से कम 19, अब देखिए 19 से कम 19
अब कितने बचेंगे 15, अब हो जाएंगे 152 और 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152 यानी 18। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 18 गुणा 25 कितने हो जाएंगे 18 गुणा 25, 18 गुणा 25 बराबर कितना हो जाएगा 18 पंजे 90 का 0, 18 पंजे 90 का 0 हासिल 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 45 यानी 450 कितना हो जाएगा 450। तो इसका सही आंसर क्या होगा 450। ठीक है, यानी किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 24% की छूट दी जाती है। 24% मतलब क्या हो गया 24% का मतलब क्या हुआ 24/100 यानी 4×24 6/25। तो 25 रुपये किराया मूल्य 6 की छूट तो मतलब कितने की 19 की। तो 19 किसके बराबर 342 के बराबर है। तो किसकी वैल्यू निकालनी है 25 की, तो 25 की वैल्यू निकाल दी। या इसको हम 100 मान लें तो 100 में से फिर हम 24 घटाएं तो बचेगा 76, 76 की वैल्यू 342 तो 100 की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखिए दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में यदि P का अंक 120 है, देखो P की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, तो 2 किसके बराबर है 120 के, 2 किसके बराबर है 2 किसके बराबर 120 के, किसके बराबर 120 के। तो किसकी वैल्यू निकाली Q यानी 5 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है 5 की। तो यानी 120/2 और गुणा 5 यानी 120 गुणा 5/2। अब देखिए कैसे करेंगे, तो सॉल्व करना कुछ नहीं करना, 2 एकम 2, 2 छंग 12 60 और 60 पंजे 300। तो इसका क्या उत्तर होगा 300। यानी 2 की वैल्यू 120 तो 1 की वैल्यू 60 तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 60 पंजे 300। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दो कारों की गति का अनुपात 5:4 है, तदनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले उनके समय का अनुपात। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इसका कोई भी कुछ भी नहीं, ना ही सूत्र है, इसको सॉल्व करना है कि इसकी जो गति का अनुपात होता है वो समय के अनुपात का क्या होता है उल्टा होता है, और जो समय का अनुपात होता है वो गति के अनुपात का क्या होता है उल्टा होता है। यदि गति 5 है 5:4, गति का अनुपात 5:4 है तो समय का अनुपात होगा 4:5। यदि गति का अनुपात 4:5 है तो समय का अनुपात होगा 5:4। ठीक है, हमेशा गति के अनुपात का उल्टा होता है समय का अनुपात। तो यहाँ पर 5:4 है तो इसका उल्टा हो जाएगा यानी 4:5। इसको सॉल्व भी नहीं किया जाता, इसको बिल्कुल एक याद रखा जाता है इसको। ठीक है, चलिए क्लियर। अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये देखिए, यदि 20 प्रेक्षणों x1 x2 ... x20 का औसत y है, तब x1 माइनस 101 का औसत कितना होगा। मतलब x1 से x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101 ... x20 माइनस 101 मतलब x20 था। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, x1 प्लस x2 प्लस x2, ठीक है, ऐसे ही प्लस फिर डॉट है, फिर x20 कितना है प्लस का निशान है और कितना है x20। ठीक है, कितना है x20 बटे में कितना है 20 यानी 20 का ही औसत है। कितनी संख्या है 20 प्रेक्षण है तो 20 का ही औसत। ये इसका औसत इसके में से क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस, ठीक है, 101 गुणा 20 क्यों 20 प्रेक्षण है तो 20 बटे क्या हो जाएगा 100 बटे क्या हो जाएगा 100 बटे क्या हो जाएगा 100। क्लियर है, सॉरी बटे हो जाएगा 20 क्योंकि प्रेक्षण है 20 हैं, प्रेक्षण कितने हैं 20। यानी देखिए कैसे करेंगे, 20 प्रेक्षण x1 x2 x20 का औसत y है, तो इनका औसत क्या है y है, यहाँ तक इनका औसत क्या है y है, इनका औसत क्या है y। और देखिए x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101, ऐसे यहाँ तक 101। तो यहाँ पर कितने, यहाँ भी 20 हैं, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ भी 20 हैं। ठीक है, तो 101 का गुणा हम 20 में करेंगे और 20 से भाग देंगे तो इसका औसत निकल आएगा। ठीक है, क्या निकल आएगा, इसका औसत निकल आएगा। तो ये कितना है y, ये कितना है y। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से 20 कट जाएंगे, यहाँ पर कितना बच जाएगा 101,
कितना बचा है 101, यानी 20 से 20 कट जाएंगे तो 101 बचेगा। तो बाई माइनस 101 जहाँ पर होगा बाई माइनस 25, ये सही है, ठीक है, बाई माइनस 101। फिर से समझते हैं, इसके औसत में से यानी x1, x2 और x20 बटे कितना हो जाएगा, यानी औसत क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो माइनस कितना हो जाएगा x यहीं से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर टोटल लास्ट वाली संख्या 101 और गुणा पहली संख्या यानी 20 बटे 20, तो 20 से 20 कट जाएंगे। इसका तो पहले से ही औसत दिया है कि नहीं, इसका औसत बाई है, तो बाई माइनस 101, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 101। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 27 संख्याओं का औसत 60 है, 27 संख्याओं का औसत 60 है, तो मतलब 27 गुणा 60 तो कितना निकलेगा, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16, कितना निकलेगा 16, यानी 162। और बाद में क्या आएगा, एक जीरो और है क्योंकि एक जीरो छोड़ दिया, 1620, कितना हो गया 1620, ठीक है, कितना हो गया 1620। एक तो ये तरीका है। फिर यदि एक संख्या 28 की बजाय 82 कर दी जाती है, एक संख्या जो वो 28 की बजाय 82 कर दी जाए तो मतलब कितने की बढ़ोतरी होगी, 82 माइनस के 28, तो कितने की बढ़ोतरी होगी इसमें, कितनी, तो 12 में से 8 गए 4 और 6 में से 2 गए 4, 12 में से 8 गए 4, वहाँ पर 7 बचे, 7 में से 2 गए 5, 54, ठीक है। फिर 54 का गुणा हम 27 में करेंगे, किस में करेंगे, 54 का गुणा हम 27 में करेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों में से घटा देंगे, इन दोनों का जो अंतर आएगा वही होगा, ठीक है, इन दोनों का जो अंतर, आप देखो करते हैं, 54 का गुणा 27 में करिए तो कितना हो जाएगा, 7 चौको 28 का 8, 7 चौको 28 का 8, मतलब 2 4 7 पंजे 35 2 37, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 8 8 7 15 5 आधे 3 4 2, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से फिर हो जाएगा लंबा। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक और है, इसमें क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है, देखिए कैसे करेंगे। 82 से कितना हो जाता है, मतलब 28 की बजाय कितना कर दिया जाए 82, तो 82 में से हम कितने घटा देंगे 28, तो कितने बचेंगे 54, कितने बचेंगे 54 बचेंगे, कितने बचेंगे 54। पहले औसत कितना है 60, पहले औसत कितना है 60, पहले औसत कितना है 60, बढ़ोतरी कितनी की होगी 54 की, और संख्या कितनी है, संख्या कितनी है 27, तो औसत में कितने की वृद्धि वो निकालेंगे। तो इसका अगर हम काटे पीटेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 62, इसका सही आंसर होगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं, 27 का गुणा 60 में करिए, इन दोनों को घटाइए 54, तो 54 का गुणा 27 में करिए, फिर 27 का गुणा 60 में जो किया उसका उत्तर, और 27 का गुणा जो हमने 54 में किया उन दोनों का अंतर निकाल कर क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। या फिर ऐसे करिए, इनका 60 औसत, 60 क्या औसत है 28 से 82, मतलब 54 का अंतर बटे कितना हो जाएगा, संख्याओं का औसत 27, तो 27, ठीक है, 27 दूनी 54 और 60 और 2 62, क्लियर, 27 दूनी 54, ठीक है, और 60 और 2 62, क्लियर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 62। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मैथ का अंतिम प्रश्न होगा ये। देखिए एक दूधिये ने 70 लीटर दूध 630 रुपये में खरीदा और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, तत्पश्चात यदि वह इसे 9 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेचे तो उसे कितने % का लाभ होगा, कितने % का लाभ होगा। इस प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं। एक दूधिया ने 70 लीटर दूध 630 रुपये में खरीदा, 70 लीटर दूध जो खरीदा है 630 है, मतलब 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है 9 रुपये, कितना है 9 रुपये, और 5 लीटर पानी मिला दिया, तो 70 की बजाय कितना हो गया 75 हो गया। तत्पश्चात यदि वह उसे 9 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेचे, तो 75 लीटर का 9 रुपये की दर पर बेचेगा, तो 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67, मतलब 675। पहले में कितने बेचता था 630 में, तो कितने रुपए का ऐसे लाभ हुआ है 45 का, 45 का लाभ हुआ है, और कितने पर हुआ है 630 पर, कितने पर हुआ है 630 पर। तो ये घटाइए, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, मतलब 50/7, कितना हुआ 50/7, तो 7 7 49, 7 से 1/7, ठीक है। तो मैथ के प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। फटाक सीधे चलते अपने हिंदी के प्रश्नों पर। 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी ठीक प्रकार दी गई, ठीक वर्तनी। व्यवहारिक यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ये सही है, यहाँ पर ये व्यवहारिक लिखा हुआ है,
ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें सही देखना है कि यहाँ पर कौन सा सही है, ठीक है, यहाँ पर हमें देखना है। तो यहाँ पर देखो कौन सही है, ये तो गलत है, व्यवहारिक गलत, ये भी गलत, तो व्यावहारिक ये सही है, ठीक है। तो तीसरा इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उज्ज्वल, उज्ज्वल यानी ये भी गलत, उज्ज्वल ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका कौन सा है, उज्ज्वल, ये सही है, ठीक है। चलिए अब देखिए उपर्युक्त, उपरोक्त, उपर्युक्त और उपर्युक्त, तो इसमें कौन सा सही, उपर्युक्त गलत, उपर्युक्त गलत, उपरोक्त गलत, उपर्युक्त होता है, क्या होता है, उपर्युक्त होता है। तो इसका कौन सा सही है, तो इसका 3 वाला सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, फटाक से करते हैं हिंदी के प्रश्नों को। विद्यालय, 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 तो इसमें कौन सा सही है, विद्यालय गलत, विद्यालय गलत, ये गलत, तो ये सही है दूसरा, ठीक है। कौन सा सही है इसमें, दूसरा सही है। अब देखिए कवित्री, कवयित्री, कवियत्री और कवयित्री, इसमें कौन सा सही है, कवयित्री, कवयित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, ठीक है। 80, ठीक है, 1 सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो दिया है एक व्याख्या दी हुई है, इससे ही हमें प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। धर्म और विज्ञान में परंपरा से विरोध माना जाता रहा है। कहा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति भय से हुई है, और ये सब पढ़ लेना आप, ठीक है, और इसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आधारित है, तर्कहीन विश्वास पर, प्रमाण पर, भय पर, ईश्वर की कल्पना पर नहीं है, भय पर विज्ञान नहीं चलता, तर्कहीन विश्वास पर नहीं चलता, प्रमाण पर क्या चलता है, ये विज्ञान चलता है, ठीक है। तो 82 का देखते हैं। विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है, ईश्वर की प्राप्ति। विज्ञान चाहता है कि ईश्वर की प्राप्ति हो, नहीं चाहता। आध्यात्मिकता चाहता है विज्ञान, नहीं चाहता, लेकिन धर्म चाहता है। लेकिन यहाँ पर दोनों पूछा है। भौतिकवाद, सत्य की खोज, क्या चाहता है, भौतिकवाद, विज्ञान नहीं चाहता है, ठीक। सत्य की खोज क्या चाहता है, सत्य की खोज, ये दोनों चाहते हैं, ठीक है। क्या चाहते हैं, सत्य की खोज। चलिए एक ही सिक्के के 2 पहलू, इसका मतलब क्या है, एक ही मतलब एक विषय के दुगना लाभ गलत, धन की वर्षा गलत, हार जीत का फैसला गलत, एक विषय के प्रति 2 दृष्टिकोण, ठीक है। चलिए मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है, मनुष्य अंधविश्वासी स्वयं को असहाय मानकर, स्वर्ग के आकर्षण से, नरक के भय से। यानी अंधविश्वासी कब बनता है, स्वयं को असहाय, यानी मतलब खुद में हार जाता है तो अंधविश्वास बन जाता है, फिर लोग उसे कहते हैं वही करता है, मतलब अंधविश्वास में गिर जाता है कि फलाने ज्योतिषी के पास जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ठीक है, फिर वो जाने लगता है। स्वर्ग के आकर्षण में कोई कहता है कि हाँ भाई स्वर्ग मिलेगा तुझे, तो वो क्या हो जाता है, अंधविश्वासी हो जाता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। नरक के भय से कोई कहता है कि ये काम मत करो, नहीं तो नरक के भागीदार बन जाओगे, मतलब नरक में चले जाओगे, तो नरक के भय से भी अंधविश्वासी बन जाता है। तो इनमें तीनों कारण सही हैं, ठीक है। तो उपयुक्त तीनों कारण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विज्ञान किस पर विश्वास करता है, परलोक पर, सत्य पर, नरक पर, स्वर्ग पर। किस पर विज्ञान जो है वो करता है विश्वास, विज्ञान किस पर विश्वास करता है, तो परलोक पर नहीं करता, स्वर्ग से मतलब नहीं, नरक से मतलब, केवल सत्य ही सत्य, ठीक है, विज्ञान, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के पर्याय दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो धरती का पर्यायवाची क्या होता है, धरती का पर्यायवाची क्या होता है, तरिणी, भार्या, रजनी, वसुधा, ये तीनों ही गलत हैं, वसुधा इसका सही है। नदी जीवन भी देती है और विनाश भी करती है, तो नदी का पर्यायवाची क्या है, तो नदी का पर्यायवाची है सरिता, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गया। गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, तो वायु का क्या है, झंझावात हो सकता है, नहीं हो सकता है, चक्रवात हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब देखिए ये 2 बचे, तो वायु का क्या हो सकता है, वायु का क्या हो सकता है, तो वायु का होता है अनिल, और अनिल किसका होता है, आग का होता है, ठीक है। चलिए गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, तो गंगा का क्या होता है, गंगा का होता है भागीरथी, ठीक है, भागीरथी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गंगा की लंबाई कितनी है, ठीक है, गंगा की लंबाई कितनी है, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, ठीक है, ये बताइए। चलिए है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, तो वसुंधरा का मतलब क्या है, वसुंधरा का मतलब क्या है, वसुंधरा मतलब क्या है, पृथ्वी। रात्रि नहीं है, रजनी होता है, वर्षा नहीं है, चांदनी नहीं है, क्या मतलब है, रात्रि, सॉरी पृथ्वी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3।
अगला देखिए, दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान के पूर्ण रेखांकित शब्द के विलोम छांटने। ठीक है, भारतीय दृष्टि से आध्यात्मिक, आध्यात्मिक क्या होता है, आध्यात्मिक का क्या होता है, निरीश्वरवादी नहीं होता, पदार्थवादी नहीं होता, विभाजनवादी नहीं होता है, भौतिकवादी होता है। आध्यात्मिक का क्या होता है, भौतिकवादी। अगले चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। स्वच्छ जल के अभाव में हमें जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ती है। स्वच्छ का क्या होता है, स्वच्छ का मतलब तप्त, उष्ण, शीतल। स्वच्छ का मतलब ही शीतल होता है, मतलब यहाँ पर विलोम निकालना है, तो क्या है, दूषित। क्या होगा यहाँ पर, दूषित होगा। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता की जंजीरें तोड़कर क्या प्राप्त की थी, स्वच्छंदता, संवैधानिकता, पराधीनता, क्या प्राप्त की थी, स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने को भी, किसको, अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचाता। सहयोगी को, प्रतिरोधी को, विपक्षी को नहीं, बल्कि शत्रु को। सामिस भोजन की तुलना में भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। सामिस का विलोम शब्द क्या है, सामिस का विलोम शब्द क्या है, तो सामिस का विलोम शब्द क्या है, निरामिस। सामिस निरामिस, सामिस निरामिस। ठीक है, चलिए 96। दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। तो घी के दिए जलाने का मतलब क्या, रोशनी करना, बिल्कुल नहीं। पूजा करना, बिल्कुल नहीं। धनवान होना, बिल्कुल नहीं। खुशी मनाना, क्या है, खुशी मनाना, यानी घी के दीपक जलाना मतलब खुशी मनाना। चलिए, सिर चढ़ाना मतलब बहुत आदर करना, बहुत आज़ादी देना। पुष्प चढ़ाना, चिंता करना। सिर पर चढ़ाना, जैसे कहते नहीं तुमने अपने बेटे को सिर पर चढ़ा लिया, तुम मतलब बहुत आदर दे दिया, नहीं। पुष्प चढ़ा रहे हो, नहीं। चिंता कर रहे हो उसकी, नहीं। मतलब बहुत आज़ादी देती है, यानी उसे सिर पर चढ़ा लिया है। ठीक है, चलिए, आम के आम गुठलियों के दाम। आम और गुठलियाँ खरीदना, अरे भाई नहीं। जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, आम खरीद कर गुठलियों को बेचना, नहीं। जिसमें सब हानि हानि हो, नहीं। तो जिसमें लाभ ही लाभ हो उसे क्या कहते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम। ऑप्शन नंबर 2। लकीर का फकीर मतलब सीधा साधा चलना, अशिक्षित होना, पुरानी प्रथा पर चलना। सीधा साधा चलना लकीर का फकीर नहीं, मूर्छापूर्ण बुलाया, बिल्कुल नहीं। अशिक्षित होना, बिल्कुल नहीं। पुरानी प्रथा पर चलना, यानी लोग कहते नहीं तुम तो लकीर के फकीर हो रहे हो, मतलब पुरानी प्रथा पर अब भी चले आ रहे हो। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न आपका। आटे दाल का भाव मालूम है, खाने की वस्तुओं का मूल्य ज्ञात होना, बिल्कुल नहीं। संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना, पता नहीं। पिता की आय पर गुलछर्रे उड़ाना, अरे नहीं। खाना बनाना, बिल्कुल नहीं। आटे दाल का भाव मतलब संसार की व्यवहारिक ज्ञान होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। खाने की वस्तुओं का मूल्य ज्ञात होना, बिल्कुल नहीं। पिता की आय पर गुलछर्रे उड़ाना, बिल्कुल नहीं। खाना बनाना, बिल्कुल नहीं। तो क्या होना चाहिए इसका क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जो अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, पेपर लेकर के आएंगे। उसमें पहले से फिर 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे किसके, 25 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन मैथ के लेकर आएंगे, लेकिन 25 क्वेश्चन हम जीके के लेकर आएंगे एक दिन। फिर अगले दिन 25 क्वेश्चन मैथ के, लेकिन हम मैथ के जो प्रश्न होंगे उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। यहाँ पर जो लिखने में नहीं आता, तो यहाँ पर सवाल क्या हो जाते, कुछ हौच पौच स्थिति बन जाती। ठीक है, तो हम उसको ऐसी सेटिंग करके लाएंगे जिससे आपको बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आए और एक एक अंक आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। आप मेरी मेहनत पर एक वीडियो को लाइक कर ही सकते हैं, लाइक करने से कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो चलिए आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।